कुछ लोगों का ये भी मानना है सर कि मान लीजिए दोनों मित्र हैं, कोर्ट कचहरी या जो मामले चल रहे हैं उस मामले को बैठकर भी बातचीत किया जा सकता है। अगर इस तरह का ऑप्शन मिलता है कि गोपाल नारायण सिंह जी के साथ आपको बातचीत करके इस मामले को सुलझाने का अवसर मिले, उसके लिए तैयार है सर? मैं बिल्कुल कहा जाता है कि एसपी वर्मा जी काफी दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, दबंग प्रवृत्ति के हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, सोशल एक्टिविटी उनकी कम दिखाई पड़ती है। जो इस तरह की बातें सासाराम शहर में सुनाई पड़ती है, क्या वाकई में आप दबंग हैं? क्योंकि सर ये भी हम लोग सुना करते हैं कि आपसे और गोपाल नारायण सिंह के बीच तालमेल बहुत अच्छी थी। आप लोग एक साथ बैठते थे, सब कुछ काम करने के से पहले आप लोग विचार विमर्श करते थे। आखिर केवल और केवल बाल विकास विद्यालय के कारण ही आप लोगों के बीच इस तरह की दूरी दिखाई पड़ने लगी। एक चर्चा होती है सर कि एसपी वर्मा जी एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उनका एक अलग साम्राज्य चलता है। सासाराम शहर का जो भाग है, उस भाग में जहां देखिएगा कहीं ना कहीं एसपी वर्मा सर नजर आते हैं। दरअसल जो दिखाई पड़ रहा है वो आपको विरासत में ये सब कुछ मिला है या इसके लिए बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ा है? एक बड़े किसान के तौर पर आप क्या महसूस करते हैं? क्या लगता है कि किसान के तौर पर भी बेहतर जिंदगी को जिया जा सकता है? जो काम कर रहे हैं बतौर शिक्षाविद, बतौर कृषक, पशुपालन का भी काम आपके द्वारा किया जाता है, इन तमाम कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं सर? देखिए, बाल विकास प्रकरण बहुत सिंपल है, इसको एक लाइन में मैं समअप कर सकता हूँ। जो गोपाल नारायण सिंह जी हैं वो भी नियम को जानते होंगे, सारे कायदे कानून उनको पता होंगे, इसके बाद में भी उनके द्वारा इस तरह से कार्य करने का प्रयास क्यों किया जाएगा? देखते हैं तो पता नहीं बड़ा सीरियस दिखाई पड़ते हैं। वाकई में आप ये पर्सनालिटी केवल सीरियस है कि अंदर में रोमांटिक फीलिंग है सर? पहला डिसीजन तो जो मेरा पॉलिटिक्स में जाने का था वो गलत था, वो कभी नहीं लेना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने लिया। लेकिन बहुत जल्दी मैं समझ गया। हमारे पास एक बंदर सेना है जो लगभग 4-5 हजार लोग हैं, उसमें अगर आज के दिन में हम सीरियस नहीं रहें और हम उछल कूद करने लगे तो शायद उनका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है कि जब परिवार बड़ा होने लगता है तो परिवार में बिखराव शुरू हो जाता है। आपका पूरा परिवार एक साथ काम करते हुए दिखाई पड़ता है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। शिक्षा के क्षेत्र में आपके पूरे परिवार के सदस्य शामिल हैं। बतौर अभिभावक अपने परिवार से आप कितना संतुष्ट हैं? आज तक अभी तक ऐसी आदत है कि कभी गलत करते हैं तो हमसे डांट भी खा जाते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि डांट देने के बाद वो अपने पिता पर ही रिजेंटमेंट करते हैं। ऐसा मुझे सुनने को अपनी जिंदगी में नहीं मिला है। हमारे साथ अभी संत पॉल स्कूल के एमडी एसपी वर्मा जी हैं, सामने में दिखाई पड़ रहे हैं। और आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इनका साक्षात्कार करने का अवसर मिला है। कभी हम लोग भी इनके बारे में सोचा करते थे, जब हम लोग सानिध्य में नहीं थे, जब इनके संपर्क में नहीं थे, तो बहुत तरह की बातें इनके बारे में हम लोग भी सोचा करते थे। लेकिन जब से इनके सानिध्य में आने का मौका मिला, जब से इनसे रूबरू होने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का अवसर भी प्राप्त हुआ। मैं बहुत फख्र के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इनके संपर्क में आने के बाद मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा होगा। लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि मेरे अंदर में क्या बदलाव आया है। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, समय देने के लिए सर। लेकिन एक चर्चा होती है सर कि एसपी वर्मा जी एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उनका एक अलग साम्राज्य चलता है। सासाराम शहर का जो भाग है, उस भाग में जहां देखिएगा कहीं ना कहीं एसपी वर्मा सर नजर आते हैं। दरअसल जो दिखाई पड़ रहा है वो आपको विरासत में ये सब कुछ मिला है या इसके लिए बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ा है? देखिए, मेरा जन्म जब हुआ तो हम बहुत छोटे थे, लगभग 6 बरस के थे कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई सन 1950 में। उसके बाद हमारी माताजी ने हमारे सभी 6 भाई और 2 बहन सबको पाला पोसा। उस समय जमींदारी का वक्त था। हमारा परिवार जमींदार परिवार से आता है, इसलिए जरूर यह है कि कुछ जमीनें विरासत में हैं, कुछ प्रॉपर्टीज विरासत में थी। लेकिन बहुत कुछ उजाड़ सा आ गया जब हमारे पिताजी चल बसे। तो उसके बाद बहुत जमीन बिकी, बहुत जमींदारी में भी उथल पुथल आया, लेकिन हमारी माताजी ने उनको संभाला और संभाल करके हम लोगों को शिक्षा प्रदान की। बहुत खुशी की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे वीरान अवस्था में भी हमारे सभी भाई बहुत अच्छे शिक्षित हुए, और जब शिक्षित हुए तो वो अपना कार्यभार भी बहुत अच्छी तरह संभाले। जैसे बड़े भाई वकील बने, उसके बाद
लीगल एडवाइजर बने, दूसरे वाले डॉक्टर बने, तीसरे वाले इंजीनियर बने, हम एग्रीकल्चर किया, हमारे नीचे वाले भी मेटलर्जिकल इंजीनियर बने, छोटे भाई भी बिजनेस किए। तो ऐसा एक बहुत अच्छा दौर हुआ कि हम लोग संभल गए। बचपन में जहाँ तक हमारा सवाल है तो हम एनसीसी कैडेट रहे और कॉलेज में भी रहे, इसलिए एनसीसी का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। यानी कि एनसीसी में कहा जाता है अनुशासन, तो वो अनुशासन हमारे शरीर में आया और उस वजह से हम फिर आगे बढ़ने में हमको बहुत मदद। कॉलेज के अवस्था के बाद जब हम यहाँ आए तो हमारे पास कुछ नहीं था सिवाय ये कि मैं खेती करूं और अपने विरासत को संभालूं, या हमारी जो खेती थी उसको संभाला जाए। तो मास्टर्स किया मैंने एग्रीकल्चर में और उसके बाद सॉइल साइंस में मास्टर्स किया। तो हम खेती करने लगे। यहाँ से मियारी बाजार एक गांव है, खेती जब शुरू किया तो हम आधुनिक खेती करते थे, तो मेरा रिकॉर्ड यील्ड हुआ। उस समय में जापान का एक वैरायटी था ताइचिक नेटिव 1, उसमें हमारा बहुत बड़ा यील्ड आया। तो पूरे बिहार में एक लोगों की आंख नज़र हमारे ऊपर पड़ी और हाँ, बिहार सरकार ने हमें अमेरिका भेज दिया। और अमेरिका भेजने के बाद हम इंटरनेशनल फार्म यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे इंडिया के लीडर बने और 6 लोग हम लोग अमेरिका गए, वहाँ खेती बाड़ी का काज देखा, 6 महीने रहने के बाद हम यहाँ आए। उसके बाद अपना खेती शुरू किया। फिर दूसरी बार हमारा यील्ड बहुत अच्छा हुआ, उसमें हमने भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व 4th वर्ल्ड फार्मर्स कॉन्फ्रेंस में किया। तो ये जो लीडरशिप क्वालिटी हमारी आती गई, तो इसी से हम कुछ अट्रैक्शन हम लोगों का हुआ कि हम लोग लायंस क्लब एक संस्था है सामाजिक, तो उसमें अट्रैक्ट हुए। उसमें मैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना, पूरे भारतवर्ष का मैं वाइस चेयरमैन भी बना। तो ये सब लीडरशिप क्वालिटी हमारे में स्टूडेंट अवस्था में ही आनी शुरू हो गई और फिर हमने अपना कार्यकाल शुरू। जिस तरह से बातें बताई जा रही है कि पारिवारिक जो स्थिति थी, जमींदार परिवार था मेरा, लेकिन जिनके पास पूंजी होती है या जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, उनके परिवार के सदस्यों में पढ़ाई की प्रति रुचि, बहुत ऐसे परिवार भी यहाँ रहे हैं जिन परिवारों में शिक्षा की स्थिति बहुत बेहतर नहीं रही। बहुत से ऐसे जो परिवार हैं जिन्हें जमींदार परिवार कहा जा सकता है। रोहतास में कई ऐसे परिवार को हम लोग जानते हैं, लेकिन आपके परिवार के बारे में हम लोग देखते हैं जो शिक्षा की स्थिति है। आखिर उस स्थिति में जब प्रॉपर्टी को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था, आप लोगों के परिवार में शिक्षा को लेकर इस तरह से झुकाव कैसे आ गया? हमारी माता जी का देन है ये। उन्होंने कहा कि पहले तो अपने बच्चों को शिक्षित करना है। अगर हम सभी शिक्षित नहीं होते तो शायद आज हमारा परिवार टूट जाता, बिखर जाता, कोई कहीं चले जाता। शिक्षा ने हम लोगों को बांधा और शिक्षा ने एक हम लोगों को दिशा दी। वो शिक्षा की वजह से ही हम लोग आगे। अच्छा, सासाराम में जो विरासत दिखाई पड़ती है, ये पारिवारिक विरासत है या इसको अपने स्तर से तैयार किया गया है? पारिवारिक विरासत सब नहीं है। जब हम अपना कार्यभार संभाले तो उसके बाद हमने एक सबसे पहले यहाँ पर खेती शुरू किया। खेती के बाद हम बिजनेस में आए और बिजनेस में हमने ट्रैक्टर का डीलरशिप किया, बजाज ऑटो का डीलरशिप किया। उसके बाद हमने कंप्यूटर एजुकेशन पर यहाँ काम शुरू किया, फिर स्कूल खोलना शुरू किया। तो बाल विकास विद्यालय यहाँ एक है, उसमें हमने बहुत अपनी रुचि दिखाई और लायंस क्लब से हम लोगों ने उस विद्यालय को बनाया। उसके बाद फिर हमने 1987 में अपना स्कूल जो यहाँ सासाराम में है, जिसे वर्मा एजुकेशन ट्रस्ट से संचालित किया है, सेंट पॉल्स स्कूल, उसको बनाया। फिर कुछ पैसे हमने कमाए तो उससे आसपास की जो जमीन आप देखते हैं वो सब विद्यालय के नाम पे मैंने खरीदा और वो ट्रस्ट के नाम पे सारी जगह। तो आज वो जो जमीन आप देखते हैं वो हमारा अपनी नहीं है, ट्रस्ट के नाम से है। तो हमने अपने पैसे से जो बचा उसमें अर्जित करके किया है। बहुत सारी चीजें हमने अपने पैसे से भी अर्जित किया। सर, लेकिन एक शिक्षाविद के तौर पर आप जाने जाते हैं, कहा जाता है कि शिक्षा जगत में क्रांति लाने का काम आपके द्वारा किया गया। रोहतास में जब शिक्षा की बात आती है आपके बारे में चर्चा जरूर होती है, लेकिन देखा जाता है कि आप कृषक भी, एक कुशल कृषक भी माने जाते हैं। एक बड़े पैमाने पर खेती का कार्य भी किया जाता है। ये मल्टी पर्पस जो काम आप करते हैं, खेती भी करना, गाय पालन करना, शिक्षा को देखना, लोगों को लगता है ये काम करने में लोग परेशान हो उठते हैं, ये काम कैसे करें। आप
तमाम कामों को एक साथ कैसे साध लेते हैं सर? देखिए, कृषि तो हमारे ब्लड में है। हमारे माता पिता भी कृषक थे और जमींदारी में कृषक बहुत होते ही थे, तो कृषि तो ब्लड में है। तो किसान, जब मैंने मास्टर्स डिग्री किया तो खेती ही हमारा सहारा था। हम गांव में रहते थे और 14 साल तक हमने ट्रैक्टर चलाया है और खेती किया है। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि उस तरह की खेती अभी नहीं लोग किए, लेकिन मैंने किया था। मन में एक बात आई थी कि सिर्फ खेती से जिंदगी चलाना बहुत मुश्किल है। भारतवर्ष में और अमेरिका में, चाहे अन्य देशों में अगर आप जो देखेंगे, तो खेती से पूरा कुछ जिंदगी निर्वाह कर लेना और एक परिवार को अच्छे ढंग से चला लेना, ये आज से करीब करीब मैं 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल था। अनाज का भाव कम था, साधन कम थे, मैकेनाइजेशन नहीं था, तो बहुत सारी बातें थी। तो हम लोगों ने पहले इस खेती को सोचा कि खेती के साथ साथ कुछ और होना चाहिए, जिससे कि हमारे परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से चल सके और हम अपनी जिंदगी में कुछ कर सके। तो गांव में ही हमने पहले एक स्कूल बनाया और वही हमारी पहली शिक्षा थी कि स्कूल बनाना बहुत जरूरी है। तो गांव में हमने 5 बीघा जमीन दे करके सरकार को एक बिल्डिंग बना करके श्री हरिहर उमा उच्च विद्यालय अपने पिताजी और माताजी के नाम से वहां बनाया। तो एक ब्लड में ऐसा आया कि एजुकेशन को भी हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो जब एडॉप्शन हुआ हमारा गांव में स्कूल बनाने का, तब फिर उसके बाद हमारे मन में आया कि शहर में भी कुछ किया जाए, तो शहर में करने लगे। तो एक एजुकेशन लाइन में हम घुस गए, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ हमने देखा कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया जाए, बल्कि एक ढंग किया जाए। वो बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बाल विकास जब बनाया या सेंट पॉल जब बना था, तो उस समय उसकी फीस थी 7 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए महीना। तो इस तरह से ये विद्यालय शुरू हुआ। तो आज आकर के एक प्रफुल्लित हो गया, एक अच्छे काम मुकाम पे पहुंच गया है। तो हमने सोचा उसके साथ साथ कोई बिजनेस शुरू किया जाए। तो बिजनेस में भी कदम हमने डाला और बिजनेस भी करने लगे। तो ऐसे एक मल्टी फेसेड पर्सनालिटी हमारा डेवलप हुआ, क्योंकि खेती थी, खेती के बाद एजुकेशन हुआ, एजुकेशन के बाद बिजनेस हुआ। तो ये जैसे जैसे हम करते गए, तो इसमें सबसे बड़ी बात जो आ गई उभर करके कि एक आदमी जो एक अच्छा ऑर्गेनाइजर होगा, वो बिजनेस भी करेगा, वो खेती भी करेगा और वो दूसरा काम भी कर सकता है। तो हम पॉलिटिक्स को जिंदगी में साथ में नहीं लाए, सिवाय ये कि 1977 में हमने एक इलेक्शन लड़ा और हम हार गए थे। तो उसके बाद फिर हमने पॉलिटिक्स को तिलांजलि दे दी। तो पॉलिटिक्स मेरा कभी भी चॉइस नहीं रहा उसके बाद। तो बिजनेस जरूर रहा, एजुकेशन जरूर रहा, खेती जरूर रहा। और इन सब चीजों में मैंने देखा कि जो समाज में आपको जो एक इज्जत मिलती है, वो दूसरे तरह की है। अब एक अच्छे खेतिहर है तो वहां पर आपको सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई रुतबा नहीं झेलना पड़ता है। एजुकेशन में आप जाते हैं तो वहां भी झेलना नहीं पड़ता है। बिजनेस में जरूर कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन सर, किसान को लेकर जो परसेप्शन है, किसान कितना हो भी संपन्न हो, लेकिन जब किसान की बात आती है तो ये माना जाता है किसान की जिंदगी उसी तरह से होगी, हल चलाना, खेतों के जो मेड़ है वहां पर खड़ा दिखाई पड़ना, मैंने पूरा सिविलाइजेशन नहीं माना जाता है कि नहीं, ये सभ्य नहीं हो सकते हैं। किसान जो है बस दैनिक कार्यों में लगे रहते हैं, उनको इन कार्यों से समय नहीं मिल पाता है। लेकिन एक बड़े किसान के तौर पर आप क्या महसूस करते हैं? क्या लगता है कि किसान के तौर पर भी बेहतर जिंदगी को जिया जा सकता है? किसान अब जो और जो पहले था, उसमें एक बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। आज का किसान एक ऑर्गेनाइजर है। आज आप एक बात बताइए कि जब रोपनी होता है तो रोपनी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सोहनी होता है तो उसके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टिंग होता है तो हार्वेस्टर लेकर के कॉन्ट्रैक्टर है। तो हर एक चीज के मद में वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया तो इसका मतलब आप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आपको किसान का नाम एक दूसरा रूप भी दे सकते हैं कि किसान एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है आज के दिन में। और अगर वो अच्छा ऑर्गेनाइजर है तो वो खेती कर सकता है। लेकिन सर, देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई कार्य करता है, कार्य तो करता है, लेकिन संतुष्टि दिखाई नहीं पड़ती है। जब कोई बात करता है तो तरह तरह की बातें उनके द्वारा बताई जाती हैं। जो काम कर रहे हैं बतौर शिक्षाविद, बतौर कृषक,
पशुपालन का भी काम आपके द्वारा किया जाता है। इन तमाम कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं सर? देखिए, अगर आप क्वालिटी देते हैं, गुणवत्ता है, तो आपकी इज्जत है और आपकी संतुष्टि है। अगर आपके पास गुणवत्ता नहीं है तो चाहे वो किसान हो, चाहे डेयरी हो या आपका बिजनेस हो, कहीं भी आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती है। मैं जो कुछ करता हूं और करने की जो चेष्टा करता हूं, उसमें मैंने सोचा कि पैसा सेकेंडरी चीज है, दूसरी चीज है। प्राइमरी या जो मूल मंत्र है कि हमको अपने प्रोफेशन में कहीं भी किसी भी कार्य को गुणवत्ता पूर्व करना चाहिए, जिससे कि समाज हमारी ओर अट्रैक्ट हो। यहाँ पर गुणवत्ता है, यहाँ पर अच्छी चीजें हो रही हैं, इसलिए वो लोग हमारे पास है। यही मूल मंत्र। सर, शिक्षाविद, किसान, पशुपालक के अलावा एक चर्चा और भी होती है आपके बारे में। कहा जाता है कि एसपी वर्मा जी काफी दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, दबंग प्रवृत्ति के हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, सोशल एक्टिविटी उनकी कम दिखाई पड़ती है। जो इस तरह की बातें सासाराम शहर में सुनाई पड़ती है, क्या वाकई में आप दबंग हैं? देखिए, हमारी उम्र अब हो गई 80 वर्ष। दबंग तो मैं कभी नहीं था, न रहा हूं, लेकिन दबंग का मतलब लोग ये कहते हैं कि हमारा डिसिप्लिन है, अनुशासन है। अगर अनुशासन से कोई इधर उधर बात करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं, और मुझे किसी को बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। अगर अनुशासित होकर के कोई बात करता है तो मैं नहीं समझता हूँ किसी से हमारा आज तक। जैसे वो प्रकरण है, बाल विकास प्रकरण को लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे। प्रकरण क्या है वो तो ये होगा, लेकिन एक संदर्भ बताया जाता है कि जिले के सबसे मोस्ट चर्चित चेहरा के साथ आपने बगावत कर दी। बाल विकास विद्यालय को लेकर आप आमने सामने आ गए। उस तरह की स्थिति को देखने के बाद लोग कहते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं उनमें एक छवि भी, इस तरह की भी छवि है। उस छवि को लोग दिखाकर कहीं आपका जो अन्य छवि है उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, या वाकई में लगता है कि नहीं भाई, मैं स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ? देखिए, बाल विकास प्रकरण बहुत सिंपल है। इसको एक लाइन में मैं समाप्त कर सकता हूँ कि बाल विकास विद्यालय में लायंस क्लब के प्रतिनिधित्व को नकारा गया, और आप पूरे सासाराम शहर से अगर आप पूछिएगा तो बाल विकास बनाया गया था लायंस क्लब के द्वारा। तो जब वो नकारा गया तो मैं लायंस क्लब का एक नेशनल प्रतिनिधि हूँ, क्योंकि मैं पूरे लायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया का वाइस चेयरमैन रहा, और ईस्टर्न इंडिया का, हमने पूर्वी भारत का मैं चेयरमैन रहा। तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी कि वहां पर लायंस के प्रतिनिधित्व को नकारा नहीं जाए। लायंस ने उस स्कूल को बनाया है तो लायंस का प्रतिनिधित्व वहां होना चाहिए। मेरी लड़ाई, मेरा दबंगई, जो कुछ आप कह लें उसको, बस इतना ही है कि वहां पर लायंस के प्रतिनिधित्व को अगर आज भी दे दिया जाए तो मेरी कोई लड़ाई वहां नहीं है। ये तो नीति की लड़ाई है। लेकिन सर, ये भी हम लोग सुना करते हैं कि आपसे और गोपाल नारायण सिंह के बीच तालमेल बहुत अच्छी थी। आप लोग एक साथ बैठते थे, सब कुछ काम करने के से पहले आप लोग विचार विमर्श करते थे। आखिर केवल और केवल बाल विकास विद्यालय के कारण ही आप लोगों के बीच इस तरह की दूरी दिखाई पड़ने लगी? देखिए, आज भी हमारा उनसे बहुत अच्छा संबंध है। जहाँ तक आना जाना है तो आज भी उनके कन्वोकेशन में या कोई भी होता है तो हम जाते हैं, और वो भी यहाँ आते हैं। इसमें कोई तरह की हम लोग की व्यवधान नहीं है, क्योंकि एक हम लोग शरीफ इंसान हैं और किसी के घर जाना आने से हम लोग नहीं रुकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जहाँ नीति की बात आती है वहां तो लड़ाई स्थिर है। अगर आज गोपाल जी हमारे जो मित्र हैं, अगर मान जाए कि लायंस क्लब को वहां प्रतिनिधित्व था, उसी तरह वो प्रतिनिधित्व दे दें तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन सर, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि दरअसल गोपाल नारायण सिंह जी चाह क्या रहे हैं। तो मान लीजिए कह रहे हैं कि नहीं, जो मेंबर के माध्यम से या जो बोर्ड के माध्यम से जो संस्थाएं चला करती थी, बाल विकास विद्यालय जो चला करता था, उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। फिर जो गोपाल नारायण सिंह जी हैं वो भी नियम को जानते होंगे, सारे कायदे कानून उनको पता होंगे, इसके बाद में भी उनके द्वारा इस तरह से कार्य करने का प्रयास क्यों किया गया? ये अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑर्डर भी आ चुका है कि ये जो बाल विकास विद्यालय है इसमें एक इलेक्शन कराया जाए, और उस इलेक्शन में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने खुल करके कहा है कि लायंस क्लब के प्रतिनिधि और फाउंडर मेंबर ही वोटिंग राइट देते हैं। तो आज ही अल्टीमेटली यही होने जा रहा है कि अगर इलेक्शन होगा तो ही दो लोग उसमें होगा। गोपाल जी का कहना है कि लायंस क्लब के प्रतिनिधि को वहां पर नहीं रहना चाहिए। अब चाहे जो रीजन हो, उनके मन में क्या बात है
और हमारा कहना है कि जब लायंस क्लब ने उसको बनाया तो उसके प्रतिनिधि को रहना चाहिए, बस इतनी सी बात है, और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन एक देखा जाता है कि जब किसी के बीच कोई विवाद होता है, जो साइड फैक्टर होता है, कहा जाता है कि साइड से कुछ लोग हमेशा बरगलाने की कोशिश करते हैं, गलत राह दिखाने की कोशिश करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों आदमी के बीच में जो एक समन्वय था, सभी दोनों आदमी मिलकर बाल विकास विद्यालय को सही तरीके से चला रहे थे, कुछ तीसरा फैक्टर भी उसमें दिखाई पड़ता है कि जिनके द्वारा इस तरह की तीसरा फैक्टर जरूर है, क्योंकि कुछ लोगों की मंशा है कि वहां पर वो सदस्य के रूप में वहां रहें, और अगर ये जो सच्चाई जो आई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से, उस हिसाब से वो वहां सदस्य नहीं रहेंगे। तो जब सदस्य नहीं रहेंगे तो वो तो अपनी क्रियाकल्प जितना भी पूरा कोशिश करना होगा उतना तो करेंगे ही, और आज के दिन में अगर वो कर रहे हैं, उनकी मंशा पूरी नहीं होती है तो वो हमसे भी नाराज रहेंगे, ये भी लाजमी बात है। तो ज्यादातर कोशिश, मतलब आपका कहना बिल्कुल सच है कि इसमें तीसरे लोग भी अपना हाथ सेक रहे हैं, और उस हाथ सेकने के पीछे कुछ लोग हैं शहर के जो चाहते हैं कि उनकी सदस्यता वहां बन जाए, और उनका भी वहां पर एक तरीके से बखौती बन जाए कि वो आने वाले समय में उनके भी लोग के परिवार के लोग रहें और वहां पर काम। विवाद के बाद से आप, चूंकि आप उस विद्यालय से जुड़े रहे हैं, दर्द तो जरूर होगा, क्योंकि जिस तरह से आपने उसको इस मुकाम पर लाने का प्रयास किया और जो कोशिश आपके द्वारा की गई उसका परिणाम भी दिखाई पड़ रहा था सासाराम शहर में। विवाद के बाद किस तरह की स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है? क्या उसी तरह से पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, या उसमें कोई कहीं गिरावट आप देख रहे हैं? एजुकेशन में तो ह्रास होता है, क्योंकि ये तो आजकल जो पब्लिक स्कूल है ये टोटली प्रोफेशनल के द्वारा चलाना चाहिए, और अभी क्या हो गया है कि वहाँ कुछ प्रोफेशनलिज्म की कमी आ गई है। और मेरे समझ से सबसे जरूरी है कि बाल विकास विद्यालय को संभालने में कि अभी वहाँ एक क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता की बात की जानी चाहिए, और वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम लोग जो थे पहले फाउंडर मेंबर, वो निकल गए हैं, और अभी जो आए हैं वहाँ पर या जो चला रहे हैं स्कूल को अभी इस दौर में 2-4-6 साल के दौर में, उनमें वो बातें नहीं आ पा रही हैं जिससे कि स्कूल में तरक्की हो सके। कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ ऐसे लोग रहें जो कि स्कूल को तरक्की। कुछ लोगों का ये भी मानना है सर कि मान लीजिए दोनों मित्र हैं, कोर्ट कचहरी या जो मामले चल रहे हैं उस मामले को बैठ कर भी बातचीत किया जा सकता है। अगर इस तरह का ऑप्शन मिलता है कि गोपाल नारायण सिंह जी के साथ आपको बातचीत करके इस मामले को सुलझाने का अवसर मिले, उसके लिए तैयार है सर? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं सिर्फ एक लाइन कहता हूँ, तो वहाँ हमारा पूरा सपोर्ट। सर एक चीज और हम जानना चाहेंगे, देखने में जिस तरह से आप सीरियस दिखाई पड़ते हैं, जब कहीं खड़ा होते हैं तो लोगों को लगता है कि वर्मा जी बहुत सीरियस आदमी है। वाकई में सीरियस है या रोमांटिक भी जीवन है कुछ इस तरह का है कि नहीं, अंदर में उस तरह की फीलिंग है कि भाई हम भी एंजॉय करते हैं? लोग देखते हैं तो कहते हैं कि बड़ा सीरियस दिखाई पड़ते हैं, वाकई में आप ये पर्सनालिटी केवल सीरियस है कि अंदर में रोमांटिक फीलिंग है सर? पर्सनालिटी समय समय से बदलता है, उम्र के साथ पर्सनालिटी बदलती है। 80 वर्ष के आदमी को कौन सा रोमांस कराना चाहते हैं मुझे नहीं समझ में। नहीं, लोगों को लगता है कि बड़ा जब खड़ा होते हैं सामने से तो डर लगता है कि क्या कहें, अंदर से उनकी फीलिंग क्या है, किस तरह से वो सोचते हैं, रोमांटिक है कि मेरा नहीं है? कुछ काम ही ऐसा है, क्योंकि हमारे पास एक बंदर सेना है जो लगभग 4-5 हजार लोग हैं उसमें। अगर आज के दिन में हम सीरियस नहीं रहें और हम उछल कूद करने लगे तो शायद उनका कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसलिए कहीं भी आप देखेंगे कि कोई अनुचित काम नहीं है, सीरियस रहता हूं मैं, ताकि जैसे स्कूल में ही आप जाता हूं मैं, तो अगर लड़के लाइन के अलग चलते हैं तो हमें देख करके लाइन में हो जाते हैं। तो अब ये सीरियस, तो बहुत से लोग चैम्बर में भी जाने से डरते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं तो जाने से पहले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास तो रात को लोग भी आते हैं, दिन को भी। आप देख ही रहे कि कभी भी कोई किसी समय फोन भी करता है तो मेरा 24 घंटे फोन ऑन रहता है, कभी बंद नहीं। ये एक चीज आप क्लियर समझ लीजिए, कुछ चीजें हैं जिनको बनाने के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटी दिखानी पड़ती है, लेकिन वाकई में एक अंदर में जो फीलिंग है वो पूरी तरह से मानवता से परिपूर्ण फीलिंग है। कोई भी व्यक्ति को तवज्जो इनके स्तर से मिलती है, उसी तरह का भाव मिलता है, उसी तरह से सम्मान भी दिया जाता है। लेकिन सर ये भी लोग पूछते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। हमारे यहाँ करीब करीब सभी भाइयों की शादी अरेंज। आप अरेंज मैरिज में ही विश्वास करते हैं? अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, हम लोग एक बड़ा पूरा परिवार है,
देखा जाता है कि जब परिवार बड़ा होने लगता है तो परिवार में बिखराव शुरू हो जाता है। आपका पूरा परिवार एक साथ काम करते हुए दिखाई पड़ता है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में आपके पूरे परिवार के सदस्य शामिल हैं। बतौर अभिभावक अपने परिवार से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, हमारे जो परिवार में हैं अभी हमारे लड़के हैं, और बड़े लड़के जैसा यहाँ बिजनेस में थे, उनको भी मैं एजुकेशन में अभी ले आ रहा हूँ। कुछ एक मेयारी में बीएड कॉलेज है, उसका बाहर उनको मिला है देखने के लिए। दूसरे वाले अमेरिका में थे और फ्रांस में थे, उनको मैं बुला करके यहाँ रोहित जी को स्कूल चलाने के लिए ले आया। वो बखूबी चला रहे हैं, अपना चैनल भी चलाते हैं रोहतास दर्शन। तो उनमें भी एक प्रतिभा है जो अपना काम करते हैं और साथ में स्कूल का भी काम करते हैं। तीसरे हमारे लड़के इंग्लैंड में, उनको करीब यूके में 18 साल रहे। 18 साल के बाद मैंने उनको कहा कि अब बहुत हो गया, अब तुम भारतवर्ष आ जाओ। तो भारतवर्ष में आ चुके हैं और पुणे में अपना बिजनेस करते हैं। तो जहां तक सवाल है, एक दूसरे का ताल में किसी से कोई लगाव वाली बात नहीं है, सब अपने में नहीं, विवाद शुरू हो जाता है क्योंकि एक प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर परिवारों में विवाद होते रहते हैं। देखा जाता है कि कोई सदस्य इस तरह से उसे लगता है कि नहीं, हम हमें अनदेखी की जा रही है, हमें उस तरह का तरजीह नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो परिवार आपका है, हम लोग भी देखते हैं तो सभी लोग एक साथ बैठकर बातें करते हैं, सभी लोग एक साथ बैठकर कोई भी कार्य है उसे करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आखिर इस तरह का जो तालमेल आप बनाकर रखते हैं, एक बतौर अभिभावक क्या करना पड़ता है आपको? ये बच्चों में एक संस्कार है, जो संस्कार हम लोगों ने शुरू से बच्चों को दिया है, और आज तक अभी तक ऐसी आदत है कि कभी गलत करते हैं तो हमसे डांट भी खा जाते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि डांट देने के बाद वो अपने पिता पर ही रिजेंटमेंट करते हैं। ऐसा मुझे सुनने को अपनी जिंदगी में नहीं मिला है। तो भगवान का यह बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हमारे बच्चे हम लोगों की बात को, माता पिता की बातों को मानते हैं, और आज तक जो हम लोगों ने कहा है उसको न। एक लंबी जिंदगी आपने अभी तक जी ली है। जिंदगी में कोई ऐसा कार्य जिस कार्य को लेकर आप बहुत फख्र महसूस करते हो, कोई ऐसा कार्य जिस कार्य को आपको लगता है कि नहीं, इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, कोई इस तरह का डिसीजन जो आपके द्वारा लिया गया, बाद में पछतावा हुआ कि नहीं, इस तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कुछ इस तरह का अगर अनुभव है तो शेयर कर सकते हैं हमारे दर्शक। पहला डिसीजन तो जो मेरा पॉलिटिक्स में जाने का था वो गलत, वो कभी नहीं लेना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने लिया, लेकिन बहुत जल्दी मैं समझ। 1977 में मैं इलेक्शन लड़ा था, जिसमें मेरा तीसरा पोजीशन आया था। उस समय जनता दल का बहुत बड़ा हवा था, उसमें मैं हार गया। उसके बाद मैंने सोचा कि बहुत लोगों ने पार्टी का ऑफर दिया कि इसमें आ जाइए, इसमें आ जाइए, मैं कहीं भी नहीं गया। तो वो हमारी गलती थी। और जहाँ तक फक्र का बात है कि हमने जो एजुकेशन लाइन चुना, उसमें हमें फक्र हुआ, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ हमने एग्रीकल्चर में रिसर्च का भी काम, पेपर्स लिखे, ये सब मुझे फक्र होता था। मुझे फक्र उस दिन भी हुआ था कि जब 54 देश के लोग हमारे पेपर को पढ़ करके मनीला में कॉन्फ्रेंस हॉल में तालियां बजाए और उस पेपर को एक्सेप्ट किया, तो मुझे लगा कि मैं भारत का एक किसान मनीला में जा करके अपने पेपर को पढ़ता हूं, और वहां पर लोग उसकी पकड़ पर ताली बजाते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको पास करते हैं। तो ये मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए, चाहे हमारे प्रांत के लिए, बहुत बड़ा। आखिर राजनीति में आपको लगा, आखिर किन कारणों से आपने राजनीति को अलविदा कर दिया? क्योंकि राजनीति को लेकर लोगों में राजनीति में एक तो हादसा हुआ जिसको कि हम वर्णन करना चाहते हैं। रोतवा बाजार जानते होंगे आप, ठीक है? तो रोतवा बाजार में हम अपना भाषण देकर के नीचे उतरे थे। तो जब नीचे हम उतरे तो एक व्यक्ति हमारे पास आए और मूछें बड़ी बड़ी थी, बड़ा रोबस्ट चेहरा था। उन्होंने कहा कि हमें एक काम है, अगर आप करा दीजिए तो मैं 4-5 हजार वोट आपको दिलवा। उस जमाने में बूथ कैप्चरिंग का जमाना चलता था। तो मैंने कहा कि जरूर करा दूंगा, आप बताइए 5,000 वोट आपके पास है तो आप मेरे वोटर हैं, मान लीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक लाइसेंस की बात है, एक बंदूक का लाइसेंस दिलाइए। मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा, मिल जाए आपको। तो उन्होंने ये भी कहा कि आपको कलेक्टर साहब से जान पहचान है, SNPN सिन्हा साहब कलेक्टर थे, तो उनसे थोड़ा पैरवी कर देते। हमने कहा जहां तक संभव होगा मैं जरूर करूंगा, लेकिन आप मुझे एक बात बताइएगा, आपके ऊपर कोई विश्वास तो है या नहीं है? तो उन्होंने कहा, भोजपुरी में उसने कहा कि एक ननी तो के केस, कौन सा केस है? तो कहा कि एक औरत को हमने घटिया के मार दिया है,
आप बताइए उस हालत में उसको पैरवी करनी चाहिए थी मुझे। मैंने कहा ना, इसका पैरवी मुझसे नहीं होगा, भले हमको वोट दीजिए चाहे मत दीजिए, ये बात अलग है। शायद दूसरा कोई होता तो कहता कि हाँ चल चल कर देंगे, लेकिन मैंने नहीं किया उसको। और उसी के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं राजनीति में जाता हूं तो इस तरह के वारदात वाकयात आएंगे मेरे पास और मैं ना नहीं कह पाऊँ। तो मैंने उसके बाद सोचा, और भी कुछ बातें आई दिमाग में, जो हम भाषण देते थे, लोगों से मिलते थे, तो बातें आई कि इस क्षेत्र में जाना मेरे लिए उचित। लेकिन राजनीति में भी सर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग भी हैं जो प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित जिन्होंने किया है। आपको सबसे अच्छा पॉलिटिशियन कौन लगता है अभी तक? देखिए, अगर आप बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी का सानी कोई नहीं। जितना अच्छा उनका वातावरण था, जितना अच्छा उनमें रोब्यस्त चेहरा था, जिस तरह के वो हाविर्भाव उनका था कि दोनों पक्षों को बात बराबर करते थे, तो उनके जैसा कोई नहीं। और जहां तक पार्टी का सवाल है, मैं कोई भी पार्टी का सदस्य अभी तक नहीं बना हूं, लेकिन अभी हाल में एक जन स्वराज पार्टी है जिसको कि मैं देखता हूं, तो उसके सारी चीजों से मैं बहुत प्रभावित हूं और मैं उसको शुभकामनाएं भी देता हूं कि भाई अच्छे वक्त में वो। अच्छा सर, किस पद के लिए चुनाव लड़े थे, क्योंकि हम पूछ नहीं पाए? एमएलए के लिए। अच्छा, एमएलए के लिए लड़े थे। सर एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे, सासाराम शहर में बहुत दिनों से आप रह रहे हैं, सासाराम शहर को बहुत करीब से देखने का मौका आपको मिला होगा। सासाराम शहर की जो अभी स्थिति है, अभी तक कहा जाता है कि जिस तरह से विकास होना चाहिए, जो सफाई की व्यवस्था है, जो जल जमाव की व्यवस्था है, क्या लगता है सासाराम जिस तरह से बदलना चाहिए उस तरह से अभी तक बदल पाया है? देखिए, अगर सासाराम ही की बात न करें, पूरे भारतवर्ष की बात, अगर इस भारतवर्ष को आप कंपेयर करें दूसरे विदेश के देशों से, वहां क्यों हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, या यूं कहिए कि सासाराम में नहीं हो रहा है और बड़े शहर में क्यों हो जा रहा है, उसके पीछे बस एक कारण है, एक सिस्टम वर्क करता है। आज सासाराम में कोई सिस्टम वर्क नहीं करता है। आज अगर हम कहें कि रोड साइड पे दुकान न लगाइए तो कोई ऐसा मानने वाला नहीं कि नहीं लगाएगा। आज हम कहें वहां जाकर के ऑफिस में कि हमारे फाइल्स को ज्यादा पैसा न लें, अपना काम है आप करें, वो करना नहीं चाहता है। उसके पीछे कुछ जरूर घूस घास की बात, या उसको दूसरे शब्द में कहिए कि लेवी की बात, वो जरूर उसके साथ अटैच है। तो सिस्टम नहीं है। आज अगर सिस्टम हो जाए कि हमें पैसा नहीं देना है, नहीं लेना है, या पैसा जो देगा उसको प्रताड़ित किया जाएगा, तो वो सिस्टम बंद हो जाएगा। आज अगर यहाँ आपका इशारा जो है सासाराम शहर में, मान लीजिए जैसे रोड साइड है, नाला का प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ सिस्टम कहाँ वर्क कर रहा है। आज अगर सिस्टम कोई बना भी रहा है तो उसको तोड़ने में 1 मिनट टाइम नहीं लगता है। तो सरकार को भी अगर सिस्टम बनाना होगा तो कितना सिस्टम बनाएगा। सासाराम की बात छोड़िए ना, गांव में चले जाइए, कौन सा ऐसा गांव है जहां पर कि एनक्रोचमेंट नहीं है, कौन सा ऐसा गांव है जहां पर कि शहर रोड के ऊपर मकान नहीं बन रहा है, कौन सा ऐसा गांव नहीं कि अभी जो शौचालय बनाया गया वो रोड के किनारे नहीं बन गया, नेसेसरी जमीन पे और अवरोधक बन गया। तो ये सिस्टम कहाँ है? आप सिस्टम की बात करिए ना, पहले सिस्टम ले आइए, सिस्टम लाने के बाद में ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट होगा। सर जिंदगी में आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ आपने देखा, अगर जिंदगी में कोई अभी जिस तरह है कुछ करने का अवसर मिले आपको, तो क्या करना पसंद करेंगे? मैं गांव में एजुकेशन करूँ, गांव में जाकर के वहाँ एजुकेशन करूँगा, जो मैं कर रहा हूँ उसको और बढ़ाने की चेष्टा करूँगा। क्योंकि हमारा मान्यता है कि 2 ही चीज भारतवर्ष को या रोहतास को या बिहार को बढ़ा सकता है, पहला एजुकेशन, दूसरा मेडिकल फैसिलिटी। दैट्स ऑल। अगर ये दो आज मिल जाए गांव में, तो रोड वोड तो सरकार बना ही देती है, सारी चीजें कर देती है, लेकिन ये 2 जरूरी है। मान लीजिए एक आदमी बीमार होता है तो उसको नजदीक से नजदीक अस्पताल मिलना चाहिए। एक लड़का पैदा होता है तो उसको नजदीक से नजदीक अच्छी शिक्षा के लिए बढ़िया इंस्टीट्यूशन मिलना चाहिए। तो ये 2 चीजें मैं कर रहा हूँ। सर हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो भी आपको सुन रहे हैं और जो भी आपसे प्रभावित है, उनसे क्या अपील करेंगे सर? अपील करेंगे कि भाई देखिए, बिना अनुशासन के कुछ नहीं होता। अगर अनुशासन पर आपको सैक्रिफाइस करना हो तो जरूर करना चाहिए। और जहां तक कोई भी काम आप कीजिए, वो गुणवत्ता भरी काम कीजिए। उस गुणवत्ता भरी काम में अगर कोई व्यवधान भी आए तो उसको सहने की कोशिश कीजिए।
अगर हम गुणवत्ता दे सकते हैं तो आप सफल हैं। यह है एसपी वर्मा जी, जिनसे मेरी बातचीत हुई। जो भी मैं जानने का प्रयास किया उन सभी बातों को खोलकर बताने की कोशिश इनके द्वारा की गई। इनसे बातचीत कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगली बार किसी और शख्स से मेरी बात होगी, लेकिन जिस तरह से जो छवि या जो भी इनके बारे में लोग चर्चा किया करते हैं, उनकी चर्चाओं में जो सवाल खड़े होते हैं, उन सवालों का जवाब इनके स्तर से भी देने की कोशिश की गई। और मुझे इतना जरूर लग रहा होगा कि आपको उन तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा जो आप एसपी वर्मा जी से जानने की चाहत रखते थे। कोशिश मेरी रहेगी कि सासाराम के किसी अन्य शख्सियत के साथ इस तरह से रूबरू हूं। आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं, उन सवालों को आप सभी अपने चैनल के माध्यम से वहां तक पहुंचाने की कोशिश करूं, और उनसे मिले जवाबों को भी आप तक पहुंचाने का प्रयास मेरा रहेगा। तब तक से आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।